मौजूद है उत्तरी मुंबई के बीजेपी के प्रेसिडेंट गणेश खड़कर जी, जो कि हमारे साथ बात करने वाले हैं एमएलसी के अनअपोज चुनावों के बारे में महाराष्ट्र के लिए, और साथ ही वो बात करेंगे कि क्या अभी तक महाराष्ट्र की में जो गठबंधन की सरकार है उसने पर्याप्त नीतियां अपनाई है कोविड को लेकर के, जिसके कारण लॉकडाउन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो नमस्कार सर, वेलकम टू पॉलिटिकल दावपेच। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे कि जो एमएलसी के अनअपोज चुनाव है, जिनसे जनरली अनअपोज ही किया जाता है, बट फिर भी इसमें पूरी होती हैं पारदर्शिता के लिए, कैसे आप इस चुनावों को पारदर्शिता के रूप में देख रहे हैं? नहीं, मेरी सोच ये है कि ये चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी थे। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण थे क्योंकि महाराष्ट्र के अभी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। हालांकि यदि ये कोविड की समस्या नहीं आती तो इसके पहले ये चुनाव हो जाते और वे विधान परिषद में सदस्य बनते। कुछ राजनीतिक कारणों के कारण ये बात का विषय है कि वो इसके पहले चुनाव क्यों नहीं लड़े, उन्हें मौका भी था। लेकिन कोविड के कारण विधान परिषद के चुनाव थोड़े लंबे हो गए और उसके बाद में ये चुनाव उनके सदस्यता न होने के कारण बड़े महत्वपूर्ण थे। और मुझे लगता है ये पूरी तरह से पारदर्शिता से हुए हैं और जो चाहिए था अभी के समय में शिवसेना और उनकी महाविकास आघाड़ी को, वो उन्हें भी मिला, और हमें जो 4 हमारे सदस्य विधान परिषद में चुने जाने थे वो हमें भी मिला। इसलिए मुझे लगता है ये पूरी तरह से पारदर्शिता से हुआ है, क्योंकि अनअपोज हुआ, यहाँ इलेक्शन होने का कोई मतलब था नहीं। सर अनअपोज तो हुआ है, बट एक चीज आपसे पूछने वाली है जो कि आप विपक्ष में हैं और पहले पक्ष में भी थे, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी ने गठबंधन के साथ शिवसेना के साथ एक बहुत भारी भूमिका और एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जिसमें आपके चीफ मिनिस्टर फडणवीस जी के नेतृत्व में। सर ऐसे में आप इसको एमएलसी का एक मेन मुद्दा था एमएलसी, और आप गठबंधन की सरकार को कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, आप विपक्ष में बैठे हैं, एक नाकामयाब सरकार बताई जा रही है कोविड को देखते हुए। तो सर ऐसे में आप इस चुनाव को फिर भी उन्हें ऐसे हाथों में सौंपना चाहेंगे जिनसे आप जो है निजी तौर पे आपकी पार्टी भी जो है संतुष्ट नहीं है उनके कार्य जो उन्होंने कार्य किए आज तक के? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, ऐसा है कि विधान परिषद के चुनाव होते हैं, ये आम जनता से तो जुड़े होते नहीं। जी, विधान परिषद के चुनाव जो होते हैं वो अलग से, यानी कई बार ऐसा होता है कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उसके बाद में फिर आप कहेंगे तो शिक्षक के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। तो ये ऐसे अलग अलग तरीके से चुनाव होते हैं। जो अभी का जो चुनाव था वो महाराष्ट्र की विधानसभा से जो सदस्य चुनकर विधान परिषद में जाने वाले थे, ये उनका चुनाव था। और ऐसे समय पर जितने आमदार की संख्या है उतना तो उनको मनोबल प्राप्त ही था। यानी देखिए कि 29 आमदार यानी 29 वोट का एक कोटा था एक विधायक चुनने के लिए। तो मुझे लगता है कि हमारी जो पर्याप्त शक्ति थी, हमारे 4 आ सकते थे और शिवसेना के 5 पूरे महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर, तो वो उनकी ताकत थी, इसलिए उनके भी आने थे। इसलिए हम कितना भी सोचते तो ऐसे समय पर चुनाव में क्या कहते होते हम हॉर्स रीडिंग करने का कोई मतलब था नहीं। यह जरूरी था कि चुनाव सही तरीके से होता, और हमने पहले ही कहा है कि कोविड के विषय में हम कोई राजनीति नहीं करेंगे। जो सरकार इस वक्त कर रही है हम उसके साथ में खड़े रहेंगे। हाँ, कुछ विषयों पे हमारे मतभेद है। जिस तरह से रेशन की व्यवस्था हम लगा सकते थे, हमने नहीं किया। जो मजदूरों को बाहर जाने के लिए हम रास्ते करा कर दे सकते थे, हमने नहीं किया। ये मतभेद के विषय हो सकते हैं, लेकिन अभी की स्थिति में हाउस रीडिंग करने का कोई मतलब था नहीं, और जो उनके अधिकार में था उनको मिला, जो हमारे अधिकार में था वो हमको मिला। सर और एक और चीज आपको मैं कोविड की तरफ ले जाता हूँ, जैसे कि आज मैंने खुद मुआयना किया, मेरी खुद बाहर विजिट, तो सर उसमें देखा मैंने कि बस स्टॉप पे लाइनें लगी हुई हैं और लोग कतारों में जाने को अपने शहरों में बेताब हैं, जो कि ऑब्वियसली जब ये स्टेप्स लिए गए वो पर्याप्त मात्रा में, जैसे उनका भी कहना है कि ट्रेन जो है वो सेंटर के हाथ में है और हमारे हाथ में बसेस हैं,
तो काफी चीजें जो है वो मिसमैच तरीके से हुई हैं। तभी ये कोविड की समस्या खास करके महाराष्ट्र को देख करके, जहां पे 30,000 का आंकड़ा कहा जा रहा है और खाली 20,000 जिसमें से मुंबई की निजात करके दिए कोविड कोविड खास करके कोविड को लेकर के। तो सर ऐसे में आपका क्या विचार है कि कैसे आप इस एडमिनिस्ट्रेशन को, इस रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन को, ये महागाड़ी सरकार में जो जिन्होंने अपनी नीतियों से इसको चलाया है, क्या वो सक्षम है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, हम इस जो स्थिति अभी आई है उसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से इसे हम हैंडल कर सकते थे। देखिए, 2005 में भी मुंबई में पानी आया था, बहुत बड़ी आफत मुंबई पर उस समय आई थी। उस समय झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले सारे लोगों को सरकार ने घर में जाकर 1,000 रुपए दिए थे। देखिए, उस समय भी नुकसान बड़ा हुआ था, उस 1,000 रुपए से नुकसान भरकर नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं ये मरहम लगाने का काम करता था। अब ऐसा है कि मुंबई जो है, अब यह एक बड़ा कमर्शियल हब बन चुका है। एक जमाना था 70-80 के दशक में मुंबई में मिलें चलती थी। मुंबई में हम जिसे प्रोडक्शन इंडस्ट्री कहती थी, वो यहाँ पर हुआ करती थी। मुंबई को उसके लिए जाना जाता था। आज स्थिति ऐसी है कि मुंबई शहर या अब ये सर्विस इंडस्ट्री का हब बन चुका है। अब यह प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन अभी भी मुंबई शहर में जो रियल एस्टेट है, छोटे छोटे उद्योग जो चलते हैं, जो बड़े उद्योगों से संबंधित है, बड़े उद्योग नहीं मैं कहूंगा, वहां पर जो मजदूर काम करते हैं उन्हें इस समय यहाँ पर रोक कर रखने की हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, जिसमें हम पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं। देखिए, कहने के लिए आसान होता है, मजदूर यहाँ से जा रहे हैं, ये टीवी पर दिखाने के लिए ठीक होता है, इतनी बड़ी संख्या में शायद पार्टीशन के बाद में इतना बड़ा स्थलांतर हो रहा है। देखिए, दुनिया भर में समृद्धि वहीं पर आती है, पैसे की आमदनी वहीं पर होती है। जिंदा चलने के लिए आपको मजदूर की आवश्यकता होती है। अब ये मजदूर ही इस मुंबई से निकल जाएगा तो हम यहाँ करेंगे क्या? यहाँ सर्विस इंडस्ट्री का जो हब बना हुआ है, तो उसके लिए भी तो मजदूर लगते हैं ना साहब। वो यदि यहाँ पर नहीं रहेंगे तो इस मुंबई में क्या हम चलाएंगे? मैंने आपको उदाहरण इसीलिए 2005 का दिया कि उस समय हमने 1,000 दिए थे। अब हम इस समय 2,000 रुपए का उनको रेशन देते, उन्हें रोकने के लिए पूरा इंतजाम करते, उन्हें यह चिंता न होती कि हम 2-2.5 महीने भले घर पर बैठे, लेकिन हमारे खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, तो शायद इस मुंबई का चित्र अलग सा होता। जो इस समय दिल्ली सरकार ने करके दिखाया, उसमें शायद हम मुंबई शहर में हम बड़ी संख्या में नाकामयाब रहे। और देखिए, लॉकडाउन खुलने के बाद मुंबई शहर में जब चहल पहल शुरू होगी और यहाँ की इंडस्ट्री शुरू करने की आवश्यकता होगी, आपके पास मजदूर नहीं होंगे। क्या ये विफलता का कारण नहीं है? मुझे लगता है यह है। और महाराष्ट्र की इकोनॉमी अब पीछे जाएगी तो कम से कम 10 साल हम पीछे जाने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आप यूपी में जो है माननीय जो है योगी जी की आप सरकार है, जो कि बीजेपी के नेतृत्व में है और बीजेपी की अपनी वहां पे सरकार है। सर, उसको देखते हुए एक डिसीजन आया था जो सबसे पहले वहां पे देखा गया था और सेंटर में फिर अप्रूवल के लिए गया था, जो कि था बिजनेस मैन्स के हित में माना जा रहा था। जिसे ये कहा जा रहा था कि 3 साल तक या 2 साल तक लेबर लॉज रद्द हो जाएंगे और उसकी एक डेफिनेशन प्रोटोकॉल टाइप और काफी डेफिनेशंस बनाए गए कि इस स्तर पे हो जाएंगे, जो कि ज्यादा फेवरेबल लग रहे हैं मजदूरों के हित में। तो सर, आप महाराष्ट्र में हैं, आप बीजेपी के साथ ही हैं, तो क्या ऐसे लेबर लॉज को इस महाराष्ट्र में क्या आप इसको लागू करेंगे? उन लेबर लॉज को आप उनसे सहमत हैं? और ये फेवरेबल खाली एक ही पक्ष में होना चाहिए, बिजनेसमैन के, या मजदूरों को जो डेली वेजेस वर्कर है उनको भी साथ में लेना चाहिए? आपकी क्या राय है सर? देखिए, मैं अनुभव से ये कहता हूँ कि दुनिया में 70 और 80 के दशक में जब चीन और रशिया साथ साथ आ रहे थे, उस समय ये अमेरिका को आवश्यकता थी कि वो चीन को रशिया से तोड़ दे। उस समय ये बहुत बड़ा गठबंधन हुआ और चीन ने भी ये तय किया कि उनकी इतनी बड़ी आबादी को उन्हें काम देना है। उन्होंने क्या किया, तो 2 वक्त की रोटी और उसके जीने की पूरी व्यवस्था चीन ने कर दी। लेबर लॉस उन्होंने हटा दिए। अब पूरी दुनिया की जो इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन करना चाहती है, वो इस वक्त चीन में है। क्या ये आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जितना प्रोडक्शन होता है उसका 29.3 प्रोडक्शन
ये दुनिया का सिर्फ चीन में होता है। और इसमें हिंदुस्तान का हिस्सा कितना है आपको पता है? तो हिंदुस्तान का हिस्सा 3.1 है। यानी सोचिए चीन कहां पर है और हम कहां पर है। यदि चीन में जितनी यहाँ की इंडस्ट्री जो हिंदुस्तान की चाइना में है, मैं बहुत सारी कंपनियों का अब नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम न्यूज चैनल पर बैठे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपने चीजों को चीन में बनाते हैं, यहाँ पर लाकर सिर्फ उसे जोड़ते हैं और अपने ब्रांड से इंडियन मार्केट में बेचते हैं। यदि 10% कंपनियां जो चीन में गई है हिंदुस्तान की, वह भी वापस आ जाएगी ना, तो इस हिंदुस्तान की 30 से 40% जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है सर वो खत्म हो जाएगी। अब आगे जाके सोचिए सर, जो भी व्यक्ति आपके पास पैसा लगाने आएगा, वह व्यक्ति उस पैसे से जल्दी आमदनी मुझे मिलना प्रारंभ हो, ये सोचकर ही तो आएगा ना। पैसा देने के लिए तो कोई आता नहीं है। अब जब हम इस वातावरण को बनाएंगे कि आइए आप पैसा लगाइए, आपको उसमें से 2 पैसे की आमदनी मिलेगी और हमारे यहाँ पर बेकार बैठे हुए हाथों को काम मिलेगा। देखिए, ये जब हम वातावरण बनाएंगे तभी बाहरी देशों से लोग यहाँ पर आएंगे, इंडस्ट्री को लगाएंगे। ये हो सकता है कि दुनिया में चलने के लिए आप शायद पीछे रह गए हो। देखिए, चीन में भी कुछ कानून ऐसे हैं जो मजदूरों के हित में है, मजदूरों का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन चीन की व्यवस्था अलग है, हिंदुस्तान की व्यवस्था अलग है। वहां पर आपको बोलने कहने की कोई आजादी नहीं है और हिंदुस्तान में वो चित्र नहीं है। लेकिन एक मानना पड़ेगा, आपको दुनिया में लोगों को यहाँ बुलाना है, इंडस्ट्री को बढ़ाना है, तो आपके जो अभी के कानून हैं, जो हमने 1950-55 के दशक में नेहरू जी के साम्यवाद को लेकर बनाए थे, हमें उन्हें बदलना पड़ेगा। हमें जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर आई है उनको मदद करने के लिए बनाना पड़ेगा। इस बात को तो हमें स्वीकार करना ही होगा, जो चीन ने किया। सर ये वाली बात तो मैं जैसे आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा फिर से, तो सर ये तो एक बात हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, पर इंडस्ट्रीज चलने के लिए एक मजदूर, एक लेबर की जरूरत होती है और इस टाइम पे उनकी मिजरेबल कंडीशन मानी जा रही है। ऐसे में ये जो लॉज, ये जो डाइवर्जन हुआ है, नो डाउट आपने इसमें नीतियां प्रारंभ 1, 2, 3 करके ऐसे बनाया है कि इसके अंतर्गत ही वो बिजनेस जो भी लॉज हैं, जो लेबर लॉज हैं, उसमें चेंजेस लाए हैं जो कि मजदूर के हित में नहीं माने जा रहे। ऐसी मिजरेबल स्थिति में क्या ये करना सही था और क्या ये आपके हिसाब से बिजनेसमैन को फेवर ज्यादा नहीं कर रहा? ये चीज में मैं सर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि ये लोगों का भी प्रश्न था आपसे पूछने के लिए और मेरे पास आया था, तो मैं स्पेशली इसको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा है सर, इस हिंदुस्तान में कुछ लोग टीवी के सामने बैठकर एयर कंडीशन में हवा खाकर देश के हित की बात करते हैं, बराबर है। अब जिस समय वोडाफोन इस हिंदुस्तान में आया हो, तब भी लोगों ने यही बात कही थी, भाई ये विदेशी फोन आ रहा है। अभी जितने लोग एयर कंडीशन में बैठे ना, सब वही फोन यूज करते हैं। जब हमने जियो को लाया तो लोगों ने ये कहा कि हिंदुस्तान की सरकार ने सारे नियम तोड़कर जियो को मदद की है। अब जब जियो को हम मदद कर रहे हैं तो ये कहेंगे ये अंबानी की कंपनी है इसीलिए मदद कर रहे। जब वोडाफोन आया तो इसीलिए उनको मदद कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि साहब, इसमें 2 राय हो सकती है, लेकिन पेट की भूख मिटाने के लिए आपके पास कौन सी दवाई है, जब हम पूछते हैं तो ये सारे जो पंडित है ना, वो चुप हो जाते हैं। 2 वक्त की रोटी देने के लिए आपको कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। देखिए, एक बात आप समझ के लीजिए, ठीक यही बात जब 1991 में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे और देश का सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था, और उसके बाद में जब नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह जी अर्थ मंत्री बने और उन्होंने कुछ नीतियां बनाई, तब भी ये सारे लोग रास्ते पर जुलूस निकल रहे थे। उसी नेताओं के दूसरी पीढ़ी के लोग आज फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमे हैं, तो स्वीकार तो करना पड़ेगा। आप कुछ भी नया करेंगे तो ये सारे लोग उस पर टिप्पणी करना प्रारंभ करते हैं। देखिए, दुनिया बदल रही है, दुनिया के साथ बदलना पड़ेगा। यदि आप नहीं बदलेंगे तो लोग आपके लिए रुकने वाले हैं नहीं। ये लोग, जो अमेरिका फिर से अफ्रीका में प्रोडक्शन इंडस्ट्री चलाती थी, जो चीन में चली गई, शायद वापस वही चली जाएगी और आप अपने कानून लेकर आपके देश में बैठे रहोगे।
और कुछ नहीं होगा। आपको बदलाव को स्वीकार करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो ये थे बीजेपी से जो प्रेसिडेंट हैं उत्तरी मुंबई के श्री गणेश खड़कर जी, जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में इस गठबंधन की सरकार का एक नया रूप देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, जहां पे आपको ये गठबंधन टूटता हुआ नजर भी आ सकता है। तो ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। ये थी गौरव नरूला की रिपोर्ट पॉलिटिकल दांव पेच के लिए मुंबई से।